आज के इस व्याख्यान में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो सुधार हुए थे उनके बारे में विचार करेंगे। कॉर्नवालिस सितंबर 1786 में भारत आया था गवर्नर जनरल के पद पर। जब वह भारत आया उस समय कंपनी की शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। कॉर्नवालिस ने शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए। कॉर्नवालिस को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिनसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जूझना पड़ा था। कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए सुधारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: प्रशासकीय सुधार, व्यापारिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार और भूमि का स्थायी बंदोबस्त। प्रशासकीय सुधार: कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को ही भारत में लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार किए थे, क्योंकि उसका मानना था कि ब्रिटिश शासन प्रणाली भारतीय व्यवस्था से श्रेष्ठ है। कॉर्नवालिस जिस प्रणाली को लागू करना चाहता था उसके लिए यूरोपियों पर ही विश्वास किया जा सकता था और इसीलिए उसने यह नियम बना दिया था कि शासन के उच्च पद केवल यूरोपियों को ही दिए जाएं। उसका मानना था कि कोई भी भारतीय शासन समुचित ढंग से चलाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार भारतीयों की योग्यता पर अविश्वास करके कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बिल्कुल बंद कर दिए। लेकिन इसके साथ ही उसने यूरोपियन लोगों को भी उनकी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर नियुक्त किया, न कि संचालकों के सिफारिशी पत्रों के आधार पर। कॉर्नवालिस ने यह भी अनुभव किया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कि अधिकारियों का वेतन बहुत कम है, इसलिए वे निजी व्यापार में व्यस्त रहते हैं। अतः उसने कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। कॉर्नवालिस के पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिलों में कंपनी के अधिकारी नियुक्त किए थे। उस कॉर्नवालिस के भारत आने से पूर्व ही संचालकों ने यह निर्णय लिया था कि कलेक्टर का पद स्थायी रूप से बनाए रखा जाए। उस समय से केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जिले में इस अधिकारी की नियुक्ति करने की प्रथा चल पड़ी थी। कॉर्नवालिस ने बंगाल में जिलों की संख्या 35 से घटाकर 23 कर दी थी। इन जिलों में एक ब्रिटिश कलेक्टर और उसकी सहायता के लिए 2 सहायक नियुक्त किए जाने लगे। राजस्व जमा करना, जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस और जेल की निगरानी रखना, नशीली वस्तुओं के विक्रय के नियम बनाना आदि का उत्तरदायित्व कलेक्टर का था। कलकत्ता में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। लगभग अराजकता के से हालात थे। अतः कलकत्ता में पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए नए संचालकों की नियुक्ति की गई। जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त कर जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने लगा जो व्यक्तिगत रूप से पुलिस की देखरेख करता था। प्रत्येक 20 मील के अंतर पर हर जिले में एक पुलिस थाना स्थापित किया गया और थाने में दरोगा नामक एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। इस तरह से ये उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार थे। व्यापारिक सुधार के क्षेत्र में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन करना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन कॉर्नवालिस के समय तक आते उसे कोई विशेष लाभ व्यापार से नहीं हो रहा था। इस व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 12 से घटाकर 5 कर दी गई और यह निश्चित कर दिया गया कि बोर्ड सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक ऐसे व्यापारिक केंद्र पर जहां कंपनी का व्यापार होता था वहां एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई।
जिसका मुख्य कार्य यह देखना था कि कंपनी का व्यापार उचित ढंग से हो रहा है या नहीं। उसने अपने कर्मचारियों को एजेंसी हाउस प्रणाली अपनाने की सलाह दी। एजेंसी हाउस में विभिन्न कर्मचारी और स्वतंत्र व्यापारी मिलकर एक एजेंसी बना लेते हैं और कंपनी को माल बेचने में एक तरह से एजेंट का काम करते हैं। यह एजेंसी हाउस मुख्य रूप से नील और अफीम का व्यापार करते थे। जुलाहों से माल खरीदने के संबंध में यह नियम बना दिया गया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी उसका पूरा मूल्य एडवांस दिया जाएगा और जुलाहे जितना उन्होंने एडवांस लिया है उतना माल देने के लिए बाद में बाध्य होंगे। रेजिडेंट के लिए यह व्यवस्था की गई कि रेजिडेंट वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादन करने वाली अथवा व्यापारियों को परेशान ना करें। इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में भी उसने कुछ थोड़े बहुत सुधार किए। अब हम आते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो कि न्याय क्षेत्र से संबंधित है। उसने कॉर्नवालिस ने जॉन विलियम जो कि कानून विशेषज्ञ था उसकी सहायता से न्यायिक सुधार किए। कॉर्नवालिस ने दीवानी व फौजदारी अदालतों को श्रेणीबद्ध किया। दीवानी तथा फौजदारी अदालतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहले हम लेते हैं दीवानी अदालतें, उनकी जो देखते हैं उनका क्रम देखते हैं। सबसे पहले निचले क्रम पे थी छोटी अदालतें, मुंसिफ की अदालत। इसका कार्य ऋण लेने और देने से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटाना था। इन अदालतों को 50 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। इनके ऊपर जिला दीवानी अदालतें थीं। प्रत्येक जिले में और शहर में अदालतें स्थापित की गई। इन अदालतों में एक यूरोपीय जज नियुक्त किया जाने लगा और उसकी सहायता के लिए स्थानीय हिंदू व मुसलमान परामर्शदाता नियुक्त किए जाते थे। यूरोपियन लोग इसके न्याय क्षेत्र से बाहर थे, यानी उन पर यह न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता था। इसके ऊपर प्रांतीय दीवानी अदालतें थीं। कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कि बहुत से लोग जिला अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए कलकत्ता नहीं आ सकते थे। अतः उसने जिला अदालतों के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें स्थापित की। ये अदालतें कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में स्थापित की गई। प्रत्येक प्रांतीय अपील अदालत में 3 अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक जज को कानूनी सलाह देने के लिए काजी, मुफ्ती और पंडित नियुक्त किए जाते थे। 1000 रुपयों तक के मुकदमों के लिए प्रांतीय न्यायालयों को अंतिम निर्णय देने का अधिकार था। इससे अधिक राशि के मुकदमों की अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत न्याय की सबसे अंतिम इकाई थी तथा इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इस अदालत का अध्यक्ष स्वयं गवर्नर जनरल होता था तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सभी सदस्य इस अदालत के सदस्य होते थे। इस अदालत का मुख्य कार्य प्रांतीय दीवानी अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना था। इस अदालत को कानूनी परामर्श देने के लिए एक प्रधान काजी होता था, 2 मुफ्ती और 2 पंडित होते थे। यह हालांकि दीवानी मामलों में अंतिम न्यायालय था, लेकिन इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील जो 5000 पाउंड या इससे अधिक के होते थे, लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। दीवानी अदालतों की तरह ही फौजदारी अदालतों को भी नया स्वरूप प्रदान किया गया था। फौजदारी अदालतों में सबसे निचली अदालत थी दरोगा अदालतें। इसमें इन अदालतों का अध्यक्ष दरोगा या थानेदार होता था। इनमें छोटे छोटे मारपीट के झगड़े निर्णय हेतु आते थे और प्रायः दरोगा भारतीय होता था। इसके ऊपर जिला निजामत अदालतें होती थी। इनमें एक अंग्रेज न्यायाधीश होता था। कानूनी परामर्श देने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति उसकी नियुक्ति की जाती थी। ये अदालतें जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी
मुकदमों की सुनवाई करती थी तथा दरोगा अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनती थी। प्रांतीय निजामत अदालतें, ये अदालतें जिला निजामत अदालतों के ऊपर वाली अदालतें थी। ये भी 4 स्थानों पर स्थापित की गई थी, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इनमें प्रत्येक में 2-2 अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और उन्हें कानूनी परामर्श देने के लिए प्रत्येक अदालत में 3-3 स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त किए जाते थे। ये अदालतें जिला निजामत अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य करती थी। साधारण मामलों में ये अदालतें अंतिम निर्णय दे सकती थी, किंतु किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से पूर्व सदर निजामत अदालत से स्वीकृति प्राप्त करनी थी। अपराधों की छानबीन के लिए ये अपने प्रांत में दौरा करती थी। के ऊपर थे सदर निजामत अदालत। फौजदारी मामलों के लिए यह अंतिम न्यायालय था। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। अध्यक्ष भी स्वयं गवर्नर जनरल होता था और उसके काउंसिल के सदस्य इस अदालत के सदस्य होते थे। यह अदालत प्रांतीय अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी और इसका निर्णय अंतिम होता था। कॉर्नवालिस ने केवल अदालतों का ही श्रेणीकरण और नहीं किया, बल्कि उसने नियमों की भी एक संहिता बनाई, जिसे कि कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इसमें प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों को संग्रहित किया, जिससे कि नई व्यवस्था के बारे में जानकारी सभी को उपलब्ध हो सके। कॉर्नवालिस कोड की मुख्य 2 विशेषताएं थी। प्रथम, निजामत अदालतों में अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा, न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना। कॉर्नवालिस कोड द्वारा कलेक्टर को केवल राजस्व निर्धारण और उसकी वसूली का कार्य सौंपा गया और न्यायिक कार्य दूसरे अधिकारी को सौंप दिए गए। कॉर्नवालिस कोड लागू होने से पूर्व फौजदारी मामलों में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाता था, किंतु कॉर्नवालिस कोड में यह स्पष्ट नियम बना दिया गया कि गवाही देने के लिए धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कॉर्नवालिस कोड में अंग भंग, सूली पर चढ़ाना आदि अमानुषिक शारीरिक दंड समाप्त कर दिए गए तथा कठोर कारावास की सज़ा देने की व्यवस्था की गई। वकालत करते थे उनके लाइसेंस की व्यवस्था की गई। वकीलों की फीस भी निश्चित की गई। निर्धारित राशि से अधिक फीस लेने पर वकालत के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता था। कॉर्नवालिस कोड में यह भी व्यवस्था की गई कि यदि कंपनी के अधिकारी गैर कानूनी कार्य करें तो उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन उनकी जांच पड़ताल केवल वे अंग्रेज जज कर सकते थे जो सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करते हों। इस तरह से कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था को एक निश्चित दिशा प्रदान की। न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो आज भी भारत में प्रचलित है। कॉर्नवालिस कोड ने तो कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का निर्माता बना दिया। कॉर्नवालिस के ये सुधार सिद्धांत अच्छे दिखाई देते थे, किंतु इनमें व्यवहारिक दोष विद्यमान थे। भारतीय न्यायाधीशों के स्थान पर अंग्रेज न्यायाधीशों को नियुक्त करना इस व्यवस्था का मुख्य दोष था। इसके द्वारा अंग्रेजी दंड विधान भारत में स्थापित कर दिया गया। जो लोग न्याय करते थे वे भारत के रीति रिवाज एवं परंपराओं से अनभिज्ञ थे, अतः ऐसा न्याय प्रशासन यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। स्वयं इतिहासकार मिल ने इस बात को स्वीकार किया था कि अंग्रेजी न्यायालयों से अपराधों की संख्या बढ़ी है और लोगों में भय व आतंक फैल गया है। उसका जो एक और महत्वपूर्ण सुधार था वो भू राजस्व से संबंधित था, जिसकी चर्चा कि हम भू राजस्व से संबंधित अध्याय में करेंगे।